दोस्तों आज की हमारी स्टोरी होने वाली है हिरोशिमा जापान से। टाइम था 12 सितंबर 2012 का, जब एक 63 साल का टैक्सी ड्राइवर तोशियुकी होशियामा रेड लाइट पर खड़ा होकर वेट कर रहा था कि ये ग्रीन होगी, उसके बाद मैं सीधा निकल जाऊंगा और हो सकता है आगे चलकर मुझे मेरा कस्टमर मिल जाए। वो ये बात सोचकर अभी लाल बत्ती की तरफ देख ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ एकदम से उसकी नजर पड़ती है, जहां पर एक आदमी नीली शर्ट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए हुए उसकी खिड़की से उसकी तरफ ताक रहा था। तोशियुकी उसकी तरफ देखते ही अचानक से काफी ज्यादा घबरा गया और फिर उसने देखा कि ये तो शायद लगता है कस्टमर है, और उसके बाद उसने पूछा कि क्या सर आप टैक्सी लेना चाहेंगे। उस व्यक्ति को थोड़े बहुत पसीने आए हुए थे, मानो वो काफी ज्यादा थका हुआ हो, क्योंकि उसके हाथों में एक काफी ज्यादा भारी बैग था। वो आदमी तोशियुकी से बिना कुछ बोले उस गाड़ी के पीछे जाकर डिग्गी के पास खड़ा हो गया अपने सामान को लेकर, और तोशियुकी ने भी यही बात सोची कि ये एक कस्टमर है, शायद इसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं, तो उसने अपनी गाड़ी के पीछे जाकर गाड़ी की फटाक से डिग्गी को खोल दिया ताकि वो व्यक्ति अपना सामान उसमें रख सके। उसने डिग्गी को खोला और उस आदमी से वो सामान लेकर उसके अंदर रखने की कोशिश की, क्योंकि जापान में सभी टैक्सी ड्राइवर्स का ये उसूल है कि वो अपने कस्टमर से कभी भी इतना ज्यादा काम नहीं करवाते, और वो उनका सारा का सारा लगेज वगैरह उठाकर खुद ही एक जगह से दूसरी जगह पर रख देते हैं। तोशियुकी भी यही काम करना चाहता था, जिसके लिए उसने वो सामान उस व्यक्ति से लिया और उसे वहां पर रखने की कोशिश की। वो एक बड़ा सा बैग था जिसे तोशियुकी ने अपनी गाड़ी में रखने के लिए लिया, लेकिन वो हद से ज्यादा भारी था, तो उसने संभालते संभालते अपनी गाड़ी में उसे रख जरूर दिया। और जब उसने मुड़कर देखा कि उसका कस्टमर कहां पर है, तो उसे पता चला कि वो तो जाकर गाड़ी में बैठ चुका है। तोशियुकी भी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसने उस कस्टमर से पूछा कि सर आप कहां जाना चाहेंगे। उस आदमी के फेस पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे, और उसके बाद उसने धीरे से तोशियुकी को कुछ कहा, लेकिन ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने फिर से कहा कि सर क्या आप अपनी डेस्टिनेशन फिर से मुझे बता पाएंगे। तो उस आदमी ने फिर से एक दबी सी आवाज में उससे कहा कि वो हिरोशिमा स्टेशन जाना चाहता है। उस कस्टमर का मुंह पूरे तरीके से उतरा हुआ था, तो तोशियुकी ने उससे पूछा कि सर क्या आप ठीक हैं, आपकी तबीयत अगर खराब हो तो मैं आपको एक डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। लेकिन उस कस्टमर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोला। तोशियुकी को यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए लगभग 40-45 साल हो चुके थे, और उसने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा शून्य रहने वाला और बिल्कुल भी ना बोलने वाला कस्टमर आज तक नहीं मिला था। तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम पर ही ध्यान देने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हर एक व्यक्ति का अपना अपना नेचर होता है, और मैं इसे इसकी जगह पर छोड़कर और किसी कस्टमर की तलाश में निकल जाऊंगा। वो इसी बात को सोचकर गाड़ी चलाने लगता है। उस कस्टमर को गाड़ी में बैठे हुए 5 से 10 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे। वो बिल्कुल अपनी आंखों को झुकाए हुए चश्मे से नीचे देख रहा था। तोशियुकी काफी ज्यादा हैरान था कि शायद ये बंदा किसी न किसी ऐसे हादसे से निकल कर आया है जहां पर या तो इसको टक्कर लगने वाली होगी, या फिर इसी तरह अपनी जान बचाते बचाते ये यहाँ पर आया होगा, जिसके कारण हो सकता है ये काफी ज्यादा गहरे सदमे में हो, या फिर ऐसा ही इसके साथ कुछ हुआ होगा, या फिर इसके घर पर लड़ाई हुई होगी, तो इसका थोड़ा मूड चेंज किया जाए, जिसके चलते वो उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। और कुछ एक देर बाद पीछे वाला व्यक्ति बोलता है, लेकिन किसी नॉर्मल बात के लिए नहीं, जबकि उसने कहा कि गाड़ी को फुकुया डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ ले लो। ये जगह हिरोशिमा स्टेशन से जस्ट अगली ही तरफ थी, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको अगली तरफ उतार दूंगा। और इसी तरह गाड़ी चलाते चलाते वो लोग सफर तय कर रहे थे कि तभी तोशियुकी को अपनी गाड़ी में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसने सोचा कि हो सकता है मेरे पीछे जो बैठा ये कस्टमर है, ये अपनी जगह बदल रहा होगा और छोटा मोटा इसके पास कोई सामान हो सकता है जिसे ये एक जगह से दूसरी जगह रख रहा हो। जिसके तौर पर सामने वाला जो मिरर लगा हुआ था, उसमें जब उसने देखा कि जो ये पीछे बैठा व्यक्ति है ये आखिरकार क्या कर रहा है, तो उसने पाया कि ये बंदा अभी भी बिल्कुल एक ही जगह पर देख रहा है और इसका हाव भाव बिल्कुल पहले जैसा ही है। लेकिन ये बात तो ठीक है कि ये पहले की तरह बैठा है, तो ये अजीब सी आवाज गाड़ी में कहां से आ रही है, इस बात को लेकर तोशियुकी काफी ज्यादा असमंजस में पड़ गया। और कुछ ही देर बाद उसने ये अंदाजा लगाया कि मैंने जो पीछे डिग्गी में सामान रख रखा है इस व्यक्ति का, वो काफी ज्यादा भारी था, और हो सकता है वो ही किसी ब्रेक
ब्रेकर पर आकर उछलने के कारण उसकी आवाज आई हो। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से वो आवाजें आने लगी तो ड्राइवर के दिमाग में ये बात गई कि यार अब तो कोई ब्रेकर वगैरह भी नहीं था, तो ये आवाज कहां से आ रही है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये बंदा काफी ज्यादा अजीब सा मुझे लग रहा है, ये शायद अपने उस सामान में किसी कुत्ते बिल्ली को इसी तरह रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हो, और हो सकता है इसे उस जानवर की कोई परवाह ना हो और वही जानवर इस तरह से पीछे हलचल कर रहा होगा। तोशियुकी अपनी गाड़ी चला रहा था, पीछे वाला पैसेंजर उसके साथ बातें नहीं कर रहा था, तो तोशियुकी थोड़ा बोर होने लगा और उसने सोचा क्यों ना गाड़ी में लगे म्यूजिक सिस्टम को चलाया जाए और थोड़े गाने वगैरह सुनकर अपना टाइम पास किया जाए। और उसने जैसे ही गाड़ी में लगे रेडियो को ऑन किया तो उसमें सीधा का सीधा वो चैनल लग गया जहां पर की न्यूज आई हुई थी कि शहर से एक छोटी बच्ची गायब हो चुकी है और किडनैपर उसे किसी बैग वगैरह में डालकर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा हो। तो प्लीज आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरे शहरवासियों को सूचित किया जाता है। और इस न्यूज को सुनते ही तोशियुकी के दिमाग में भी ये बात गई कि ये बंदा भी एक काफी ज्यादा भारी बैग को उठाकर यहाँ पर लेकर आया था और उसके बाद मैंने ही उसे डिग्गी में रखा था और काफी देर से गाड़ी में एक आवाज भी आ रही है, तो हो सकता है उसके अंदर जो वो बैग था कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह ना हो जबकि वो लड़की ही हो। तो वो इस बात को लेकर धीरे धीरे घबराने लगा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये पीछे वाला बंदा जो है ये तो पूरी तरीके से सीरियस हो चुका है और आखिरकार मैं इससे पूछूं तो पूछूं कैसे कि आखिरकार उसके बैग में कोई लड़की है या फिर कोई कुत्ता बिल्ली। पहले तो तोशियुकी ने यही बात सोची कि मैं यहीं पर गाड़ी रोककर इस बंदे की जाकर चेकिंग वगैरह करवा देता हूं कि आखिरकार इसके सामान जो इतना भारी था वो क्या है और हो सकता है वही वो लड़की हो। लेकिन वो इस बात को लेकर भी घबरा रहा था कि जापान में जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो अपने कस्टमर्स का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं और अगर उनका कस्टमर नाराज हो जाता है और जिस गलती का दावा उसका ड्राइवर कर रहा है वो गलती उसने नहीं की होती तो हो सकता है उस ड्राइवर को उसकी जॉब से ही निकाल दिया जाए। तोशियुकी अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि यार पीछे हो ना हो डिग्गी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर है जो कि वहां पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसे इस बात के बारे में भी समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं इस बंदे को अब कहूं तो कैसे कहूं जिससे मैं भी सेफ रहूं और इस बात का भी मुझे पता चल जाए कि आखिरकार उस डिग्गी में क्या है। और इसी तरह चलते चलते कुछ ही देर बाद वो लोग फिर से ट्रैफिक सिग्नल पर जा पहुंचते हैं जहां पर लाइट लाल थी। जब उसने वहां पर जाकर गाड़ी खड़ी की तो अब उसकी गाड़ी से कोई भी आवाज बाहर नहीं आ रही थी और इस बात से तोशियुकी ने अपना ध्यान हटाने की कोशिश की कि हो सकता है ये मेरा वहम हो और वो अपने गाड़ी चलाने पर फिर से फोकस करने लगता है। लेकिन कुछ दूर और चलने के बाद आखिरकार उसने यही बात सोची कि हो सकता है मेरे कारण किसी और की जान चली जाए और सिर्फ हम लोग अगर इस व्यक्ति को चेक कर लेते हैं तो किसी की जान बच जाए। उनकी गाड़ियों में एक इस तरह का सिस्टम भी होता है जिसे वो लोग इमरजेंसी में यूज करते हैं और अगर वो उस बटन को दबा देते हैं तो उस गाड़ी के ऊपर लगी लाइट जलने लगती है। अंदर वालों को तो पता नहीं चलता लेकिन बाहर पुलिस वगैरह कोई आदमी वगैरह उस लाइट को अगर देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि इस गाड़ी के अंदर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है। वो उस बटन को दबाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस व्यक्ति ने तो मुझे कोई धमकी नहीं दी, कोई वेपन वगैरह नहीं दिखाया और ये तो जब से बैठा है मुझसे बातें तक नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ नीचे देखता जा रहा है, इसके अलावा इसने कोई ऐसी हरकत ही नहीं की। और वो उस बटन को दबा भी देगा और बाद में यहाँ पर पुलिस आकर इसकी छानबीन वगैरह कर लेगी और यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो वो खुद परेशानी में पड़ जाएगा और हो सकता है उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। तो वो इन सारी बातों को सोचकर आखिर में यही सोचता है कि ये बिल्कुल एक सिंपल बंदा है जो कि बड़े ही आराम से बैठा है, मुझे बस इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसी तरह कुछ देर और तोशियुकी यूं ही गाड़ी चलाता है और उसके बाद वो आवाज काफी ज्यादा बढ़ गई और उसे विश्वास होने लगा कि हो ना हो यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब की बार की आवाज कुछ ज्यादा ही थी और जैसे ही तोशियुकी ने शीशे में देखा तो वो व्यक्ति भी उसकी तरफ देख रहा था। अब वो ड्राइवर बड़े ही बुरे तरीके से घबरा चुका था और अपनी बात को टालने के लिए उसने उससे बात करने की सोची और उसने कहा कि जनाब क्या आप अपने साथ किसी जानवर को लेकर आए हुए हैं जो कि इतनी ज्यादा शरारत कर रहा है। लेकिन अब की बार फिर से उसका कस्टमर उसके साथ बातें नहीं करता है। तोशियुकी काफी ज्यादा बुरे तरीके से घबरा चुका था कि यार आज मैं कहां पर फंस गया और बस आज निकल गया तो आज के बाद इस तरह के कस्टमर्स से मैं दूर रहूंगा। वो वहां पर काफी सालों से टैक्सी चला रहा था तो उसे वहां के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम था और उसे पता था कि अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो वहां पर मुझे एक पुलिस स्टेशन मिलेगा और वहां पर जाकर मैं जो भी हो मेरी भले ही नौकरी जाए या फिर सच में ही इस व्यक्ति ने किसी को किडनैप कर रखा हो मैं पुलिस के पास जाने वाला हूं। लेकिन उसे परेशानी यहां पर भी
आ रही थी कि जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे वो बिल्कुल सीधा था, और अगर वो पुलिस वाले रास्ते से होकर जाता है तो पीछे वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि ये ड्राइवर उसे गलत रास्ते से लेकर जा रहा है। लेकिन अब तोशियुकी ने सोच लिया था कि जो व्यक्ति या फिर जानवर अब डिग्गी में बंद है, मैं उसको लेकर और इस व्यक्ति को लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाला हूँ। और वो आगे से ही मोड़ देता है अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ, जो कि वहीं रास्ते में आने वाला था, जो कि उस रास्ते में आने वाला था जिस दूसरे रास्ते से वो लोग जा रहे थे। तोशियुकी अपनी गाड़ी उस रास्ते से ले लेता है जहां पर रास्ते में पुलिस स्टेशन आना था। उसे इस बात की काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी जब उसने उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ी कि पता नहीं ये शायद पीछे बैठा व्यक्ति ये बात पूछेगा कि तुमने अपना सीधा रास्ता छोड़कर ये ऊटपटांग सा रास्ता क्यों चुना है, और शायद इसे इस बात का पता चल जाए कि मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ, जिसके चलते ये सीधा मेरी कनपटी पर बंदूक रख देगा। ये बातें अभी वो सोच ही रहा था कि पीछे बैठा व्यक्ति तभी उसे बोलता है कि ड्राइवर। ये बात सुनते ही तोशियुकी काफी ज्यादा बुरे तरीके से घबरा गया और उसे अंदाजा होने लगा था कि अब उसका कस्टमर उसे या तो चाकू दिखाएगा या फिर एक गन दिखाएगा, जिसके बाद हो सकता है ये उसका काम तमाम भी कर दे। और वो इसी तरह की बातें सोचते सोचते एक बार तो दिमाग में उसकी ये बात भी आई कि वो चलती गाड़ी से ही नीचे कूद जाए, लेकिन इस बात की संभावना कुछ ज्यादा ही थी कि नीचे पड़कर उसे और ज्यादा चोटें आएंगी। इसके बदले उसने ये बात पूछी कि हाँ सर, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, और उसके कस्टमर ने कहा कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, प्लीज एसी चला दो। ये बात सुनते ही तासायुकी काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने फटाक से एसी ऑन कर दिया, जिसके बाद वो गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। अभी तक पुलिस स्टेशन उससे लगभग 500 मीटर दूर था और वो इसी बात को सोच रहा था कि 400 मीटर रह गया, 300 मीटर रह गया और 250 मीटर रह गया, और इसी तरह वो बैलेंस बनाकर अंदाजा लगाते लगाते चल रहा था कि तभी ट्रैफिक लाइट लाल हो गई और उसे वहीं पर रुकना पड़ा। उसने गाड़ी वहां पर रोकी ही थी कि तभी उसके सामान से फिर से आवाजें आने लगती है, और तोशियुकी ने जब उस आदमी को शीशे में देखा तो वो उसी को घूर रहा था। तोशियुकी उससे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और वो सीधा ही अपने सामने देखने लगता है। लेकिन जब दोबारा उसने उसे शीशे में देखा तो उसे पता चलता है कि ये बंदा गाड़ी की खिड़की खोलकर वहां से उतरकर जा रहा है। जब उसने पूछा कि सर आप कहां जा रहे हैं, तो उसके कस्टमर ने कहा कि मैं यहीं पर उतरना चाहता हूं। वो वहीं पर उतरकर पैदल पैदल वहां से जाने लगता है, लेकिन तोशियुकी उसका पीछा करने लगता है क्योंकि अब जो उसकी डिग्गी में सामान था वो कुछ ज्यादा ही आवाज करने लगता है। वैसे तो वो ड्राइवर काफी ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई क्योंकि वो अपने टाइम में कॉलेज का एक बॉक्सिंग का चैंपियन हुआ करता था, और उसने सारी हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने की सोची और सोचा कि अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करेगा तो मुझे किस तरह से उससे अपने आप को बचाना है। और ये बातें सोचते सोचते तोशियुकी जा पहुंचता है अपने कस्टमर के पास। उसने जाकर सीधे उसके हाथों को पकड़ा और सबसे पहले उससे यही सवाल पूछा कि आखिरकार तुम्हारे बैग में क्या है। लेकिन सामने वाला उसका जो कस्टमर था, जो कि उसे काफी ज्यादा अभी तक खतरनाक लग रहा था, वो किसी भी तरह का कोई भी अपने बचाव में एक्शन नहीं ले रहा था, और वो सिर्फ और सिर्फ तोशियुकी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे, वो वहां से जाना चाहता है। लेकिन तोशियुकी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा, अपनी गाड़ी के पास लेकर आकर उसकी खिड़की खोलकर उसे अंदर बैठाया और मदद के लिए आसपास लोगों को अपने पास बुलाया। खुशकिस्मती से वहां पर एक व्यक्ति मौजूद भी था और वो इस तरह तासायुकी को चिल्लाते हुए देखकर वहां पर आकर उससे पूछता है कि आखिरकार मामला क्या है। तो तासायुकी ने शॉर्टकट में सारा मामला उसे समझाने की कोशिश की और बाकी कहा कि तुम जाकर डिग्गी खोलो और उसके अंदर जो बैग है जस्ट उसे खोल लो, मैं भी पूरी बात समझ जाऊंगा, पूरे तरीके से मुझे भी नहीं पता। तो वो बंदा जो कि तासायुकी की मदद करने के लिए यहाँ पर आया था, वो उसकी डिग्गी के पास गया और उसने उसकी डिग्गी खोली। डिग्गी खोलते ही पहले तो वो भी घबरा गया क्योंकि उसके अंदर जो सामान मौजूद था वो हिल रहा था, और उस व्यक्ति को जो कि मदद करने के लिए यहाँ पर आया था कोई भी अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर क्या है। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उसकी चैन को खोला, और जब उसने चैन को खोलकर देखा तो वो भी पूरी तरीके से हक्का पक्का रह गया कि ये क्या है, क्योंकि उसके अंदर एक जिंदा 6 साल की लड़की मौजूद थी। उसने उस लड़की को बाहर निकाला, उसके हाथों पर लगी टेप को उतारा और उसके मुंह पर लगी टेप को भी उतारा और उससे पूछा कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम इस आदमी के चंगुल में कैसे फंस गई। तो वो लड़की कुछ भी बताने में सक्षम नहीं थी क्योंकि वो बुरे तरीके से घबरा चुकी थी। तब तक पुलिस को वहां
बुला लिया गया और पुलिस ऑफिसर ने भी अपने कंट्रोल रूम में कॉल करके बताया कि इस तरह की ये लड़की जो किडनैप हुई थी कुछ इस तरह यहाँ पर मिल चुकी है। लेकिन जब पुलिस वालों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो सारा का सारा केस ही पलट गया, क्योंकि ये वो लड़की नहीं थी जिसके बारे में तोशियुकी ने न्यूज में सुना था, क्योंकि ये उसका बिल्कुल एक सिमिलर केस था और इसी की एज की एक और लड़की को किडनैप किया गया था। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस था जो कि तासायुकी के पास ये बंदा आ पहुंचा। उसने उसी टाइम वो रेडियो ऑन किया जिस पर की वो न्यूज आई हुई थी और सारा कुछ करके ये बंदा पकड़ा गया। जब उस बंदे को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उससे पूछताछ की गई तो पुलिस वालों को पता चला कि इसका नाम तोमोहिमो कोदामा है। और जब उन लोगों ने उसकी पूरी जन्म पत्री निकाली कि इससे पहले ये कितने सारे क्राइम कर चुका है और इसी तरह कितनी लड़कियों को अगवा कर चुका है, तो पुलिस के सामने आया कि इसका जन्म 1990 में हुआ था। ये बचपन से ही काफी ज्यादा पढ़ाकू टाइप का लड़का था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता गया तो ये अपने दोस्तों से भी कटने लगा। और एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि इसके काफी सारे दोस्त थे और सोशल तौर पे भी ये काफी ज्यादा मिलजुल कर रहने वाला बंदा था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो ये अकेला रहने लगा और धीरे धीरे कर इसका रुझान शुरू हुआ वीडियो गेम्स में। अपने दोस्तों से ये बिल्कुल अलग रहने लगा और सबसे बड़ा हादसा तो तब हुआ जब इसके माता पिता के बीच डिवोर्स हुआ। और उसके बाद तो ये जितने भी दोस्तों के पास रहा करता था, बाकी जो बचे थे उनके पास भी जाना छोड़ देता है और पूरे तरीके से ये अपने आप को कमरे में बंद करके रखा करता था। और पहले जहां इसके पास काफी सारे दोस्त हुआ करते थे जिसमें काफी सारी लड़कियां भी मौजूद थे, लड़के भी मौजूद थे, अब उनके साथ इसका कोई भी वास्ता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कर ये अपनी टीन एज में आया, इसके अंदर काफी सारे हार्मोन्स चेंज हुए और अब इसे जरूरत थी एक गर्लफ्रेंड की। लेकिन इसने बाहरी तौर पर अपने सभी दोस्तों से बातें करना बिल्कुल बंद कर दिया था और ये ज्यादातर इस चीज में इंटरेस्ट भी नहीं रखता था। लेकिन बात अगर आज की जाए तो ये अपने शहर से बाहर किसी काम के तौर पर यहाँ पर घूमने के लिए आया था। लेकिन जब इसने इस लड़की को देखा तो इसे देखकर इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि ये लड़की मुझे चाहिए। उसने आज से पहले इस तरह किसी लड़की को किडनैप करना तो काफी ज्यादा दूर की बात है, जबकि किसी लड़की को छेड़ा तक नहीं था। लेकिन इस लड़की को देखकर उसे पता नहीं क्या हुआ, जब वो लड़की बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस की वेट कर रही थी तो मोहिमो ने जब उस लड़की को देखा तो वो उसके पास जाता है और उसे बहला फुसलाकर एक सुनसान गली में लेकर गया। और वहां पर जाने के बाद उसे एक चाकू दिखाया, जिसके बाद उसने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो तुम काफी बड़े खतरे में पड़ सकती हो और जिस तरह से मैं कुछ बोलता हूँ वो सारे बस तुम काम करती जाओ। लड़की के पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था तो लड़की भी इस बात के लिए हाँ भर देती है। लेकिन उसने ये बात कही कि प्लीज तुम मुझे मत मारना, जिसके बाद सबसे पहले तोमोहिमो ने उसके हाथों पर टेप लगाई, उसके मुंह पर टेप लगाई और अपना जितने भी सामान लेकर वो बैग में घूम रहा था उस सारे सामान को निकालकर उस लड़की को उस बैग में डाल दिया। और बाद में उस थैले को उठाकर, जो कि काफी ज्यादा भारी था, असल में उसके अंदर एक लड़की थी, वो पहुंचता है एक टैक्सी के पास। और ये टैक्सी थी तोशियुकी की, जो कि वहां रेड लाइट पर खड़ा था और रेड लाइट के बाद ग्रीन लाइट होने की जस्ट वेट कर रहा था ताकि वो आगे निकलकर अपने कस्टमर्स को पिक कर ले। लेकिन उससे पहले ही तोमोहिमो उसके पास आ पहुंचता है और उसके बाद की तो कहानी आप लोग जानते ही हैं। ये उसे किडनैप करके ले जरूर आया था, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि आज से पहले उसने इस तरह का काम कभी भी नहीं किया था। ये सारी चीजें पता चलते ही उसे कोर्ट में पहुंचाया गया और कोर्ट में उसे इन सभी चीजों को देखकर सिर्फ 4 साल की सजा सुनाई गई। लड़की के घर वाले इस बात को जानकर काफी ज्यादा निराश हुए कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था और हमारी लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था और इसे सजा मिली तो सिर्फ और सिर्फ 4 साल की। और उसमें भी तोमोहिमो के पिता ने 2 मिलियन जापानी रुपए देकर उसकी सजा को सिर्फ 3 साल करवा दिया। दूसरी तरफ कोर्ट का ये कहना था कि ये बंदा अभी भी अंडर एज है और वैसे भी अगर देखा जाए तो इसने कोई कत्ल थोड़ी ना किया है, एक किडनैपिंग की थी और उसकी सजा इसे दे दी गई। वैसे दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या इस बंदे को सिर्फ 3 साल की सजा मिलना ठीक है या फिर ये उस लड़की के साथ नाइंसाफी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज शाउट आउट ज्योति राठौर को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।